प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उसको छूते हुए केवल पड़ोसी देश, बॉर्डर सिक्योरिटी और अपना रोल, इस पर मैं आज फोकस आऊंगा। दुनिया के अंदर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा कहते सबके ध्यान के अंदर सेना, युद्ध, आक्रमण, और वास्तव में दुनिया का सच है कि दुनिया में पहले देशों की सीमाएं जो बदलती थी वो युद्ध और आक्रमणों के आधार पर ही बदलती थी, और सुरक्षा मतलब डिफेंस, यही विषय रहता था। और अभी तक भी बहुत बड़ा माइंडसेट के अंदर सुरक्षा यानी ये कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, शासन के लोग और उन लोगों का ही विषय ऐसा मान रहे हैं। मैं केवल दो छोटी छोटी घटनाएं बताऊं। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में दुनिया के अंदर जब भी चर्चा होती थी तो आफ्टर 1945 45 साल तक 45 ईयर दुनिया के अंदर एक सच रहा। दुनिया जब चर्चा होती थी दुनिया कैसी है तो हमेशा कहते थे दिस इज अ बाइपोलर वर्ल्ड। दुनिया में दो महाशक्तियां थी, दो सुपर पावर थी, अमेरिका और रशिया, और अधिकतर देश किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए। कौन ज्यादा ताकतवर है में बड़ा डिबेट होता था। हम में से बहुत सारे लोग उस एज के हैं जिनको मालूम है, कोई कहता था अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, कोई कहता रशिया। दोनों में होड़ भी थी। न्यूक्लियर पावर, अंतरिक्ष में जाने का प्रश्न हो, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, वर्ल्ड में डोमिनेशन। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक ऐसी घटना घटी दुनिया में 45 ईयर्स तक जो एक सुपर पावर माना जा रहा था वो यूएसएसआर एक महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ गई। कोई युद्ध नहीं, कोई आक्रमण नहीं, कोई सेना नहीं गई, यूएसएसआर जैसी सुपर पावर 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ गई। क्या हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा वो पहले वाली सुरक्षा का आज का सिनेरियो नहीं। कोई कहता है परसेप्शन वार लड़ी गई वहां पर, कोई कहता है फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई, किसी ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए। ये एक अध्ययन करने का विषय हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि दुनिया की उस सुपर पावर को बिना युद्ध, बिना आक्रमण के टूटने में 1 महीना, उसके बाद एक 10-12 साल लोगों ने कहना प्रारंभ किया नाउ इट इज ए यूनिपोलर वर्ल्ड। दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है, सुपर पावर है, वो अमेरिका। अब अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे सकता, देयर विल बी नो चैलेंजर। ये सबका परसेप्शन। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, विश्व में प्रभुत्व, डोमिनेशन, सुप्रीमेसी, सारी दुनिया की दिशा तय करने का काम अमेरिका करता था। लेकिन अचानक केवल 15 मिनट्स में, रशिया को तो टूटने में 1 महीना लगा, केवल 15 मिनट के अंदर दुनिया के अंदर एक 15-20 लोग एक अनजाने से आतंकवादी संगठन के वो चले, अमेरिका के 4 जहाज उठाए उन्होंने, वो हाईजैक किए। अमेरिका का इकोनॉमिक पावर का सिंबल जो था वो ट्विन टावर, उसकी मिलिट्री पावर का जो सिंबल था पेंटागन, और वर्ल्ड में उसका जो प्रभुत्व था, उसका जो सिंबल था व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, उस तीनों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। देखते देखते ट्विन टावर ढह गया, पेंटागन का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया, अमेरिका का राष्ट्रपति भवन बच गया। लेकिन दुनिया के अंदर मिथ ऑफ द सुप्रीमेसी, सुपर पावर, उसको तोड़ने में 15 मिनट। वो लोग अमेरिका से कोई 4000 किलोमीटर दूर का था, कोई 6000 का था, कोई 8000 का था। वो कोई देश नहीं था, वो कोई सेना नहीं थी। पिछले 25-30 साल के अंदर, 50 साल के अंदर दुनिया को देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा, ये इसका विषय जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होता है। वो जो कन्वेंशनल तरीका है ना, उससे सोचने से काम नहीं चले। और इसीलिए मेरे से कभी-कभी कहता है कि इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो मैं सबको कहता हूं कि इस देश का सामान्य आदमी इस राष्ट्रीय सुरक्षा को अपना विषय ही नहीं मानता। उसको लगता है ये मेरा विषय नहीं है, ये किनका विषय है।
दुनिया के अंदर अमेरिका ने वास्तव में अपना प्रभुत्व बनाया। हमको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया जैसी भी चल रही है इसके अंदर अध्ययन का बड़ा महत्व है। स्ट्रेटेजिक और अध्ययन, स्टडीज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और दूसरों का अध्ययन, दुनिया में जो करेगा वो सुरक्षित रहेगा और वो दुनिया में अपना प्रभुत्व रखेगा। मुझे कोई एक जानकार बता रहे थे, उन्होंने कहा हम ऐसी चर्चा कर रहे थे, दिल्ली में मेरा काफी रहना होता है बीच बीच में, तो दिल्ली के बहुत सारे थिंक टैंक से मिलने जुलने का एक प्रयास कर, तो किसी ने मुझे कहा कि आप वाशिंगटन में आके देखिए, तब आपको ध्यान में आएगा कि अमेरिका का दुनिया में इतना हस्तक्षेप क्यों है। मैंने कहा क्या बात? उन्होंने कहा वाशिंगटन में जितने कॉफी हाउस है उससे ज्यादा वहां थिंक टैंक्स है। दुनिया की ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका अध्ययन करने वाले वहां लोग नहीं, हर विषय का अध्ययन करने वाले हैं, दुनिया के हर पक्ष का अध्ययन करने वाले। और इसीलिए बीच बीच में बहुत सारे लोग, मेरा एक दायित्व भी होगा उसके नाते लोग मिलने भी आते हैं। ध्यान में आता है कि अमेरिका में कैसे कैसे विषयों पर अध्ययन करने वाले कौन कौन लोग आते हैं, कितने विषयों पर अध्ययन करते हैं जिन पर हम सोचते नहीं। हमसे जो पूछे कि गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का अध्ययन करने वाले कितने, मणिपुर का अध्ययन करने वाले कितने, म्यांमार का अध्ययन करने वाले कितने, तिब्बत का अध्ययन करने वाले कितने। हमारे समाज के अंदर दूसरों का अध्ययन करना यह हमारा स्वभाव है। कभी कभी एक मन में सवाल आता है, अचानक 10 साल पहले मुझे किसी ने कहा कि इस साल आपको मालूम है क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि इस साल हमारी सारी एक इंडस्ट्री रह गई। वो कोई व्यापारी था, मुझे बता रहा था, उन्होंने कहा दिवाली के अवसर पर सारे देश के अंदर हमारे गांव में छोटे छोटे कुम्हार और बाकी सब लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां बनाते हैं। इस बार सारा बाजार जो है वो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां उनकी तो वहीं की वहीं रह गई और सारा बाजार भर गया, बहुत सुंदर और मूर्तियां, लेकिन सब चीन की बनी। मैंने उनसे पूछा कि कितनी आई होगी? उन्होंने कहा कि हमारे इस शहर के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने जो खरीद की है वो हजारों में नहीं की, लाखों में की। बहुत सस्ती है, मार्जिन बहुत है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये चीन को सपना आया होगा क्या कि भारत के अंदर दिवाली के अवसर पर 100 करोड़ लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां बिकती, और वो लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां एक हफ्ते में बिकती है, और वो 7 दिन मार्केट में बेचना है तो आपको कब भेजना पड़ेगा? चाइना को लेकर हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन कुछ बातें हमें दुनिया के लोगों से सीखने की। वहां पर सैकड़ों भारत के ऊपर अध्ययन करने वाले केंद्र हैं, वो हमारी
उसको लेकर हमको विचार करना पड़ेगा और बाकी पड़ोसी देश है उनके बारे में भी हमको एक अलग ढंग से सोचने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा मैं अपनी बातचीत में एक बिना बात की बहस अपने देश में चलती है। वो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी करते हैं, मीडिया के डिबेट्स में होते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं और दुर्भाग्य से अपने देश के बहुत सारे नेता भी चर्चा करते हैं पाकिस्तान और चीन के प्रति हमारी नीति क्या। आजादी के बाद पाकिस्तान से 4 लड़ाई हमने लड़ी, 47 में लड़ ली, 65 में लड़ ली, 71 में लड़ ली, कारगिल के अंदर एक युद्ध लड़ लिया। पाकिस्तान में कहीं स्पष्टता नहीं है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। 71 की वार के बाद उनको समझ में आ गया कि भारत को कन्वेंशनल वारफेयर में मैं हरा नहीं सकता। भारत की ताकत ऐसी हो गई है कि अब भारत को पराजित सीधे युद्ध में नहीं किया जा सकता, उसने अपनी युद्ध का तरीका बदल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने अपने यहाँ पर उनके थिंक टैंक बैठे, उन्होंने निर्णय किया अब हमारा जिहादी कंसेप्ट ऑफ वार है। और वो जिहादी कंसेप्ट ऑफ वार क्या है? तो जिहादी कंसेप्ट ऑफ वार है ब्लीडिंग इंडिया बाय थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स। वो स्पष्ट बताते हैं हमारी नीति है कि हिंदुस्तान को हजारों जगह पर आघात करके लहूलुहान कर दो, उसको शांति से चैन से बैठने का। तो युद्ध तो 15 दिन नहीं लड़ा जा सकता, हर युद्ध पाकिस्तान को युद्ध 15 दिन नहीं लड़ सकता। लेकिन पिछले 28 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर केवल के अंदर में, अभी बाकी सारे देश में ISI ने क्या नहीं किया उसकी चर्चा नहीं करता, केवल जम्मू कश्मीर के अंदर उस 28 वर्ष के आतंकवाद के अंदर क्या क्या हुआ। तो हमारे 5500 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बलिदान हुए। 65 और 71 की लड़ाई का टोटल नहीं बनता है। इस प्रॉक्सी वार के अंदर 14,000 सिविलियंस और 22,000 टेररिस्ट, मोर देन 41,000 लोग इस युद्ध के अंदर समाप्त हुए, बलिदान हुए, उनको अपना जीवन दिया, मारे गए। 75,000 से ज्यादा AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, टेलीस्कोपिक गन्स, असॉल्ट राइफल, ये सब बरामद हुआ। इतना हथियार मिला कि आर्मी के 10 ब्रिगेड खड़े किए जा सकते। टन्स एंड टन्स ऑफ RDX और भारत का जो हजारों लाखों करोड़ रुपया इसके अंदर लगा वो अलग। पाकिस्तान में कंफ्यूजन नहीं है, उनकी भारत के प्रति नीति क्या है वो बड़ी स्पष्ट है। उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया, उसका नाम रखा इस्लामिक बम। उन्होंने परमाणु बम नहीं कहा, वो स्पष्ट है, वो दुनिया में इस्लामिक देशों का नेतृत्व करना है। हमने कहा नो फर्स्ट यूज, हमने प्रपोजल दिया नो फर्स्ट यूज। पाकिस्तान ने क्या, उन्होंने कहा वी विल नॉट यूज दिस बम एक्सेप्ट अगेंस्ट बम। वो बम को मैं उन्होंने कहा प्रयोग ही नहीं करेंगे। आप तो कह रहे हैं ना नो फर्स्ट यूज, को कहते हैं हम दुनिया में किसी देश के खिलाफ प्रयोग नहीं करेंगे एक्सेप्ट बम। हमको समझने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी। पाकिस्तान की नीति एकदम पक्की है, उसको क्लियर, वो कहीं कंफ्यूजन में नहीं है। हमारे यहाँ बिना बात की बहस चलती है, क्यों? पाकिस्तान का अध्यक्ष अभी दलाई लामा अरुणाचल में आए थे, मुझे एक बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर अपने आप को कहने वाले उन लोगों ने कहा भारत का विदेश नीति का फेल्योर है, हमने चाइना को एलाइन क्यों किया? व्हाई वी एस्केलेट द टेंशन? अच्छा चल सकता था, हमको समझना चाहिए। मैंने कहा तो क्या हो गया? उन्होंने कहा दलाई लामा को वहां क्यों भेजा? मैंने कहा दलाई लामा को वहां भेजने से चाइना नाराज हुआ या चाइना की अप्रोच ही ऐसी है? चाइना से ज्यादा दुनिया में अनएथिकल बिहेवियर करने वाला कोई है क्या? वो अपने जिंदगियां के अंदर किसी को मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, इस्लामिक नाम रखने की इजाजत नहीं है। वहां पर वो उनको इस्लामिक त्योहार मनाने नहीं देता। वो जिंदगियां का डेमोग्राफी चेंज कर रहा है अपने हान लोगों को बसाकर। और जैसे मोहम्मद के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए, इसके लिए वो वीटो पावर इस्तेमाल। इस तरह दुनिया में कोई अनएथिकल हो सकता है? चाइना एकदम क्लियर है, दुनिया के अंदर चाइना जैसे पाकिस्तान ने जिहादी कंसेप्ट
देश के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, उन कॉन्ट्राडिक्शंस को समाज के अंदर भेदों में बदलो। वहां पर कोई डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, उसको डिसकंटेंट में बदलो। वो डिसकंटेंट जो है उसके आधार के ऊपर उस समाज को डिस्टेबलाइज करो, और वो जो डिस्टेबलाइज करना है उसके लिए वहां पर जो मूवमेंट्स खड़े हो उनको हर प्रकार से सपोर्ट करो। पूरे भारत के अंदर पिछले 50-60 साल के अंदर, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो, चाहे माओइस्ट का मूवमेंट हो, इस सारे क्षेत्र के अंदर चाइना एकदम क्लियर है कि भारत के अंदर भारत को तोड़ने वाले या भारत को आपस में बांटने वाले कितने तरह के मूवमेंट्स को हम खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए वो प्रयास करते हैं और हर तरह का सपोर्ट करते हैं। केवल और केवल पिछले 10 सालों के अंदर, इन सारे समय के अंदर आप सुन के हैरान होंगे, हम जम्मू कश्मीर की बहुत चर्चा करते हैं, सारे देश के अंदर चीन के द्वारा प्रेरित सपोर्टेड जो सब प्रकार के मूवमेंट चल रहे हैं, इसके अंदर 4400 केवल 2006 से 2018 12 इयर्स के अंदर 4400 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का बलिदान हुआ और 11,000 कॉमन आर्मी मारा गया, 11,000 और 10,000 जो उनके वो सारे प्रचार का विक्टिम बनकर जो जिन्होंने ये सब आतंकवादी सब घटनाएं की वो लोग मारे गए, वो भी अपने लोग कोई बाहर के नहीं थे। केवल माओइस्ट के जो मूवमेंट चलते हैं 2000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है, 20,000 से ज्यादा वहां पर हथियार लेकर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हथियार लेकर एक फोर्स खड़ी हो गई है। 56 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका रीच है। चाइना एकदम क्लियर, चाइना ने क्या करना उसने तय किया, 4 प्रॉन्ग एक्टिविटी उसने भारत को लेकर बनाई। या हमारे यहाँ कंफ्यूजन है, हमारे यहाँ बिना बात की डिबेट चलती है। कभी कभी मैं ऐसे मौकों पर कहता हूँ, टेलीविजन पे एक सीरियल आता है मुंगेरी लाल के हसीन, हमने भी देखा होगा, वो भारत के एक्सपर्ट भी आते हैं ऐसे, वो भी हसीन सब नहीं देखते रहते। सारे देश के अंदर मूवमेंट्स खड़े करना, चाइना ने हर देश के साथ अपनी बाउंड्री सेटल कर ली एक्सेप्ट इंडिया। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री वो कभी सेटल नहीं करेगा। तिब्बत पर उसने कब्जा किया, अरुणाचल पर उसका क्लेम है, लद्दाख पर वो क्लेम छेड़ेगा नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर उसने धीरे धीरे करके प्रॉक्सी उसका राज्य हो गया। 11,000 PLA के लोग अकेले गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। कारण क्या है? ये जो सारा एरिया है ये भारत और चीन दोनों के लिए बड़े महत्व का है। भारत क्या गला दबाना है उसके लिए भी चाहिए, चीन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी चाहिए। 65% of the water resources of whole Asia that are all in this area. चाइना आज जो सारे के सारे वाटर रिसोर्सेज उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, नदियों का प्रवाह मोड़ने का प्रयास कर रहा है, बड़े बड़े डैम्स बना रहा है। हम उत्तर पूर्व के लोग कभी कभी चर्चा करते हुए कहते हैं भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ी गिफ्ट है हमारा इकोलॉजी। ऐसी इकोलॉजी हमको दी है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस भी आने वाले समय में खतरे में पड़ने वाला। आने वाले समय के अंदर चाहे जल सुरक्षा का विषय हो, चाहे पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल बैलेंस का विषय हो, ये आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। पूरे भारत के आसपास के देशों के अंदर एंटी इंडिया फोर्सेस को चाइना और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और एनसर्कलिंग इंडिया पूरे भारत के चारों तरफ। म्यांमार से उन्होंने तोपो द्वीप लिया, हम्बनतोटा श्रीलंका से, जम्बूती सेशल से और ग्वादर पाकिस्तान से, पूरे हिंद महासागर के अंदर उन्होंने अपने बेसिस खड़े कर दिए। चाइना का एकदम क्लियर कट है कि भारत को इस प्रकार से घेर लो, भारत में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दो और भारत के आसपास ऐसा वातावरण बना दो कि भारत कभी भी उसका प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा ये ना। हमारे देश की सुरक्षा की मैं बड़ी बड़ी बातें अमेरिका, रशिया, यूरोप, वेस्ट एशिया अभी उनकी चर्चा नहीं कर रहा, केवल अपने साथ इस देश के अंदर जितनी उपेक्षा हमने अपने पड़ोसी देशों की और अपनी सीमाओं की है इतनी किसी ने नहीं।
दुनिया का कोई देश नहीं। किसी भी देश का सजा सीमाएं सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। और अपने देश की स्थिति कैसी है? 1956 के अंदर पहली बार लद्दाख में हमने अपनी बॉर्डर पुलिस भेजी, उसको एक नक्शा दिया, ये महाराजा के समय का एक मैप है, अंग्रेजों के समय का एक मैप है, इसमें भारत कहां तक है वहां जाइए और वहां जाकर अपनी एक बॉर्डर पुलिस की पोस्ट बना लें। एक सर्वेयर और 18 पुलिस के लोग साथ, 18 या 20 या 25 लोग बॉर्डर पुलिस के साथ। आर्मी नहीं, आजाद 1947 में 47 9 साल बाद 56 के अंदर वो लोग बताते हैं जिसने वो संस्मरण लिखा, बाद में वो इंडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी आई, सरकार ने वो रिपोर्ट छुपा ली, कभी किसी को बताया नहीं। वो लोग जब वहां पहुंचे तो कहते हैं कि हम पहाड़, रेगिस्तान ये सब पार करते करते, नदियां पार करते बढ़ रहे थे, अचानक एक जगह पहुंचे तो देखा बहुत बड़ी सड़क। हम अपनी आंखें मलने लगे, हमें लगा कि यहाँ सड़क कैसे आ सकती है, हमें लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो फिर दोबारा आगे बोलकर देखा तो एक बहुत बड़ा हाईवे बना हुआ था। चाइना ने 52 से 56 के बीच के अंदर 1947 में हम आजाद हुए, चाइना में भी कांग्रेस शासन आने के बाद उन्होंने अपने देश का पुनरुत्थान प्रारंभ किया। लेकिन उनको ध्यान में आया कि चाइना को सिक्योर होना है तो उन्होंने लहासा से लेकर और काश्गर तक ईस्टर्न हाईवे महामार्ग, उसको कहते हैं पूर्वी महामार्ग, वो ईस्टर्न हाईवे उन्होंने बनाया। 56 में जब हम पहुंचे तो हाईवे बन चुका था, हमारी बाउंड्री तो बना हुआ और हमको मालूम ही नहीं। बाद में हमने 58 के अंदर उसको क्रॉस करके अपनी पोस्ट बनाने की कोशिश की। वो जो पहली टुकड़ी हमने भेजी वो हमारे बलिदान हो गए सब लोग। चाइना 62 में नहीं आया, चाइना लद्दाख के बहुत बड़े एरिया के अंदर पहले से ही घुस चुका। दुनिया के किसी देश के अंदर अपनी सीमाओं को लेकर इतनी उपेक्षा ये कभी हुई नहीं होगी जितनी भारत में। लोगों को इस प्रकार की सोचने का ढंग ही नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी केवल नहीं, कोस्टल सिक्योरिटी का भी यही हाल। मैं बहुत बार पूछता हूं कि हमारा देश कितना बड़ा है, वो बताएगा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। केवल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है क्या? हमारे देश के अंदर 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक, ये मणिपुर तक, ये सारा क्षेत्र बनता है। हमारे 1400 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। मैं नंबर इसलिए नहीं बोल रहा कि आज तक कोई फैसला करके बता नहीं पाया कि हमारे आइलैंड कितने हैं। गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंटों से बात करो सब अलग नंबर बताते। अभी सरकार सोच रही है कि एक बार दोबारा से सर्वे करके फैसला करके बताएंगे कि वास्तव में हमारे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, 1400 आइलैंड्स है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के हमारे टेरिटोरियल वाटर्स। लेकिन अपने देश के अंदर विचार करते हुए इन सब बातों पर कभी तो विचार नहीं करते। हमें इसका महत्व ही ध्यान में नहीं है। हमने अपनी द्वीपीय सुरक्षा के बारे में, आइलैंड सिक्योरिटी के बारे में, कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में विचार ही नहीं किया। सारे देश के अंदर जब घूमते हैं तो 3 सच कॉमन दिखाई देते हैं, सब बॉर्डर्स पर, वो चाहे कोस्ट है चाहे बॉर्डर है। एक, आपको कहीं पर भी विकास नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, ये कॉमन है। कल नागालैंड के अंदर था, वहां बात हो रही थी, वहां की बॉर्डर्स के लोगों के साथ बैठक हो रही थी कोहिमा की। वहां एक विद्यार्थी आया था, उसने बताया कि कोहिमा से 300 किलोमीटर है उसका बॉर्डर का गांव। मैंने उससे पूछा कितना टाइम लगता है, उसने मुझको कहा कि 24 आवर से ज्यादा लगते हैं, कभी 36 घंटे लगता है, कभी 40 लगते हैं। मैंने उससे पूछा कि है क्या स्थिति, उसने कहा 200 किलोमीटर तक तो कच्ची पक्की सड़क है, उसके बाद सड़क ही नहीं। ये मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, अपने पड़ोस की बात कर रहा हूँ। मेरी मैं वो देखा नहीं, लेकिन एक तो मैंने देखा है हमारे लद्दाख के अंदर हमारा सबसे आखिरी गांव है देमचौक, वो ब्लॉक हेडक्वार्टर से 280 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर सड़क नहीं है, केवल 40 किलोमीटर रोड है। वो डेजर्ट जैसा एरिया, उसके ऊपर चलने लायक
वीक वो एक बस जाती है, वो मिनी बस पर बस जाती है। अगर कोई एक व्यक्ति चला जाए तो एक हफ्ते बाद ही वापस आ सकता है। हम कभी कभी बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को ये बातें कल्पना से बाहर होती है। पूरे बॉर्डर्स के ऊपर आपको डेवलपमेंट हर बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो म्यांमार बॉर्डर पर जाएंगे तो म्यांमार का मोबाइल शुरू हो जाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर जाएंगे तो बांग्लादेश का शुरू हो जाएगा, नेपाल पर जाएंगे तो नेपाल का हो जाएगा। हमारा मोबाइल बंद हो जाता है। बहुत हैरानी होती है कि आज भारत इतनी बड़ी ताकत बन रहा है, लेकिन सारे जो बॉर्डर्स है उन बॉर्डर्स के ऊपर आपको बेसिक एमिनिटीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और उसके कारण से सारे बॉर्डर से पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है, पलायन होता है। अगर सीमा पर लोग नहीं रहेंगे तो देश कैसे होगा? देश जमीन से नहीं होता, देश समाज से होता है। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं, दे आर आवर फर्स्ट गार्डिंग फोर्स। वो गार्डिंग फोर्स बीएसएफ नहीं है, वो आर्मी नहीं है, वो एसएसबी नहीं है, वो आईटीबीपी नहीं है। वो फर्स्ट गार्डिंग फोर्स होता है वो बॉर्डर पे रहने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन सारे देश के अंदर हमने अपने बॉर्डर्स की उपेक्षा की। रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, टेलीविजन, सैटेलाइट चैनल्स के कारण से टीवी तो लगभग पहुंचा, लेकिन बिजली नहीं है। सारे देश के अंदर हम जाते हैं, सारे बॉर्डर्स के ऊपर दूसरी बात कॉमन है, सब जगह अवैध गतिविधियां, क्राइम, इलीगल एक्टिविटीज कॉमन सब जगह। आपको स्मॉल आर्म्स की स्मगलिंग मिलेगी, ड्रग्स की स्मगलिंग मिलेगी, फेक करेंसी का आना जाना मिलेगा, इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी। सारे देश के अंदर जितने बॉर्डर्स हैं वो सब इलीगल ट्रेड, इलीगल एक्टिविटीज के केंद्र। वो केवल हमारे यहाँ पर कभी कभी हमें असम बॉर्डर का होता है, सारे देश के अंदर ऐसी स्थिति है। और सारे देश के अंदर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर एक तीसरा सच है, सारे देश के अंदर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जनसंख्या का चरित्र बदल रहा है। डेमोग्राफी इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग। सारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है। यहां तक कि मैं कर्नाटक के अंदर गया तो वहां बॉर्डर के ऊपर मालदीवियन जमीन खरीद रहे हैं, मालदीवियन बस रहे। हम सोच सकते हैं कि मालदीवियन की पॉपुलेशन कितनी है, वो भी वहां जमीन खरीद, वो भी बस रहे हैं वहां। आप जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में जाएंगे तो पाकिस्तान से लोग आपको बस रहे हैं वहां। हमारे पूर्वोत्तर के अंदर बिहार, बंगाल, असम, नेपाल का बॉर्डर, इस सारे के अंदर जितना नोमैंस लैंड है, आपको सब जगह डेमोग्राफी बदलती दिखाई देती। हमारे देश के अंदर इन विषयों के प्रति किसी को ध्यान नहीं है। ये इलीगल एक्टिविटीज के कारण से कैसा कैसा होता है। ये 26/11 हुआ, मुंबई के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, उसका कारण केवल एक, आने वाले कौन थे? वो जो लोग आए उनको किसने उनके हथियार लेकर अंदर आया, किनके कारण? ये जो इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोग थे वही उन आतंकवादियों को रास्ता दिखाने वाले बने, वही उनके हथियार लेकर आए। और वहां पर अपना सुरक्षा का तंत्र ठीक न होने के कारण से आतंकवादी वहां घुसने में कामयाब हुए। 3 दिन तक पूरा भारत उन 10 आतंकवादियों का बंधक, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान। सारी दुनिया के अंदर ये जो जनसंख्या है, इसका जो चरित्र बदल रहा है, इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। पिछले 17 सालों के अंदर 21वीं शताब्दी में दुनिया में 3 नए देश बने। एक बना है ईस्ट तिमोर, एक बना है कोसोवा, तीसरा बना है दक्षिणी सूडान। ये 3 देश दुनिया के पिछले 20 साल के अंदर, 18 साल में बने। तीनों देश के बनने का केवल एक कारण है। वो कारण क्या है? उस देश के एक हिस्से के अंदर जनसंख्या का चरित्र बन गया। कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी ऑफ द पॉपुलेशन वो चेंज। पूरा सर्बिया सर्ब रूस का था, सर्बियंस का सर्ब था, जिसको आज कोसोवा कहते हैं। उसमें कोल के माइंस 1870 में शुरू हुए। उनको वर्कर चाहिए थे, अल्बानिया से लिया। अल्बानिया से वर्कर आए, बड़ा नंबर आया, एक 20% पॉपुलेशन 1880 तक आते आते अल्बानियंस की होगी। उनका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था, दैट वाज 3 टाइम्स मोर देन सर्बियंस। 1932
60 तक आते आते 60% हो गए। वहां पर अनरेस्ट शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गए, संघर्ष शुरू हो गए, आतंकवादी घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई। 1990 में वो 80% हो गए। 1992 में उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी। 15 साल में युद्ध चलता रहा। 2007 के अंदर दुनिया के एक लैंडलॉक एरिया जो था वो कोसोवा एक देश बन गया, केवल एक कारण से कि उस देश के उस हिस्से के अंदर उस देश के लोगों का जनसंख्या वो माइनॉरिटी में। सेम दक्षिणी सूडान में हुआ, सेम ईस्ट तिमोर। दुनिया के इतिहास का सत्य है, दुनिया के अंदर चेंज इन डेमोग्राफी, दुनिया के जिस देश की डेमोग्राफी बदलती है उस देश की बाउंड्री बदल जाती है। पाकिस्तान ऐसे ही बना, बांग्लादेश ऐसे ही बना, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम ऐसा ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से सारे देश के अंदर हमारे सारे बॉर्डर्स आज अविकसित है, वहां पर सामान्य सुविधाएं नहीं है, वहां पर राष्ट्रभक्त लोगों का पलायन हो रहा है, जनसंख्या का चरित्र बदल रहा है और अवैध गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ के जितने देश थे उन देशों के प्रति बड़ी अव्यवहारिक नीति रही। कभी कभी हमारे साथ के देशों को लेकर जब लोग पड़ोसी देश कहते हैं, मेरे मन में सवाल आता है, ये पड़ोसी कब हो गए? हमारी हजारों हजारों साल की यात्रा एक साथ थी, हम कभी अलग नहीं थे, लेकिन हमारे दिमाग कहते हैं ब्रिटिश इंडिया का कंसेप्ट बन गया। 47 तक तिब्बत और हमारा रिलेशन क्या था? ब्रिटिश इंडिया के साथ भी तिब्बत का रिलेशन ऐसा था कि तिब्बत वाज प्रोटेक्टरेट, ब्रिटेन इंडिया वाज प्रोटेक्टर। तिब्बत के फॉरेन रिलेशन ब्रिटिश करता था, उसकी सुरक्षा आर्मी की ब्रिटिश करता था, कम्युनिकेशन ब्रिटिश इंडिया करता था। हमारा वहां पर पोस्ट ऑफिस 1959 तक था। 1959 में चाइना ने सेना भेजने से पूरा कब्जा कर लिया, तब हमारा पोस्ट ऑफिस बंद हुआ। 47 तक हमारी उसके साथ संधि थी, हमारी ट्रीटी थी, वी वर प्रोटेक्टर, दे वर प्रोटेक्टरेट। तिब्बत और भारत हमारी यात्रा एक साथ चली है, हजारों साल हमारी एक ही यात्रा रही है। वास्तव में भारत के अंदर राज्य बहुत थे। प्राचीन कालखंड के अंदर इस देश के 3 हिस्से थे, गंगा से उस पार आर्यवर्त, गंगा से इस पार ब्रह्मावर्त, विंध्याचल के दक्षिण में दक्षिणावर्त। सारे देश के अंदर एक संस्कृति थी, एक समाज था। राज्य बहुत से हो सकते हैं लेकिन समाज बटा हुआ नहीं था। कोई कहीं जा सकता था, कहीं बस सकता था। हमारे यहाँ माइग्रेशन और पॉपुलेशन ये कोई अलग नहीं था। राजा लड़ते भी होंगे अपने आपस में, लेकिन समाज नहीं लड़ता। हजारों साल हमारी यात्रा एक साथ, आजादी की लड़ाई की कैसा चल रही। मैं 1943 का म्यांमार का आजादी की लड़ाई का एक पोस्टर देख रहा था। 4 लोगों का चित्र था उसके अंदर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सानिया मिर्जा। बर्मा में कब हो गया? श्रीलंका के अंदर वो सिलोन कांग्रेस 1947 तक, क्या उसके बाद भी कांग्रेस के सब अधिवेशनों में आता था। अंग्रेजों ने उसको एक सेपरेट किया, उसके जियोस्टैटिक लोकेशन के कारण उसको उन्होंने क्राउन कॉलोनी नाम दिया, अन्यथा वो चेन्नई से शुरू होता था। स्वामी विवेकानंद जी भारत के अंदर आए, हम सब सुनते हैं। वो 4 वर्ष की यात्रा करके आए, आते ही हमने सुना वो समुद्र के तट पर उतरे, वो जमीन में लोटपोट हो गए, उस रेत को उठाकर अपने पर डालने लगे। लोगों ने कहा, स्वामी जी क्या हो गया? उन्होंने कहा, मुझे अपनी मां से मिलने दे। दुनिया की सब भोग भूमियां हैं, वहां से मैं वापिस आया हूं। इस मां के स्मरण, अपने स्पर्श से ही मेरी ये जो भोग के कारण समाप्त होंगी। ये पुण्य भूमि है। ये जो सारी घटना घटी, ये कहां घटी? ये कोलंबो में। स्वामी विवेकानंद जी चेन्नई में नहीं थे, वो कलकत्ता में नहीं थे, मुंबई में नहीं थे, वो कोलंबो में उतरते हैं 1896 के अंदर। वो कहते हैं, मुझे अपनी मां से मिलना। स्मृति दोष हो गया। 100 साल में भारत क्या है, इसकी कल्पना ही निकल गई दिमाग से। नेपाल का अलग हो गया। नेपाल का राज्य हो सकता था नेपाल, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आजादी के बाद हमारी अव्यवहारिक नीतियों के कारण से इन सारे क्षेत्रों
होता है। एक भी देश पड़ोस में ऐसा नहीं है भूटान को छोड़कर जिसके बारे में हम कहें कि वहां समाज और तंत्र जो है वो हमारे प्रति पूरी तरह से जो है वो एक अपनेपन आत्मीयता के भाव से था। देश का दुर्भाग्य है, शत्रु तो शत्रु है ही है, जो पड़ोसी जो अपने थे उनको भी हमने दूर कर लिया। वास्तव के अंदर इस देश के अंदर ये जो सीमा की सुरक्षा है और अपने देश के अंदर ये जो पड़ोस के देश है इनके प्रति जिस प्रकार की अप्रोच चाहिए थी उसकी उपेक्षा होने के कारण से देश के अंदर एक संकट का चित्र उभर कर आया। केवल दो छोटी छोटी बातें मैं स्पर्श करके इस राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को समाप्त करके अपनी बात भूमिका पर लेकर आऊंगा, जो हम सबको करना क्या है, क्या सोच सकते हैं। केवल दो विषयों को स्पर्श करूंगा जिसको मैंने पहले कहा कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय बनता जा रहा है। जब मैं कह रहा हूं तो उसमें दो चीजें और हैं जो सबके सोचने की। एक है आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर आज जब सिक्योरिटी कहते हैं तो केवल डिफेंस और मिलिट्री की नहीं, आज तकनीकी सुरक्षा का भी महत्व है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स के युग के अंदर किसी भी देश की साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी को ध्वस्त होते देर ये नहीं लगा। आज फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, हर विषय का महत्व बढ़ता है। क्यों? दुनिया इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड, इंटरवेब्ड, इंटरडिपेंडेंट होती जा रही है कि कोई भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता। लेकिन हमारे यहाँ इन विषयों के बारे में सोच ही नहीं। हम एक अलग सी दुनिया में रहते हैं। अभी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था हरियाणा के अंदर, जाट आंदोलन, हमने सुना होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे। अरे अचानक एक जाति आरक्षण के नाम पर खड़ी हो गई। वो चलो आरक्षण तो था, लेकिन जिस प्रकार की आक्रामकता दिख रही थी, जिस तरह का भाव दिख रहा था, वहां उसका एक एनालिसिस किया गया। सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। हम भी सब सोशल मीडिया के बड़े शौकीन हैं। सारा दिन बैठे बैठे लाइक करते रहते हैं, पोस्टें करते रहते हैं। इधर से आता है, उधर भेजते हैं, उधर से आता है। वो इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है, क्या भेज रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी है नहीं है, कोई सोचता नहीं। वी आर ऑल विक्टिम्स नाउअडेज। 500 से ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव प्रोफाइल पिछले एक साल में जो जाट आंदोलन के थे, जिसमें 50,000 से लेकर 1,000 तक एक्टिव जिनके फॉलोअर्स थे, आप सुन के हैरान हो गए। उनका जब एनालाइज किया गया तो 600 जो पेजेस थे उनमें से 500 से ज्यादा पेजेस पाकिस्तान से चल रहे थे। पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग प्रॉक्सी नामों से चला रहे थे और वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट। उन 500 पेजेस के आधार के ऊपर 30 लाख से ज्यादा लोग वो आंदोलित हो रहे थे। हम जागरूक हैं क्या? सरकार क्या करेगी इसमें? ये सरकारों का विषय नहीं है। ये जो हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक, ट्विटर पे लगे रहते हैं, ये इनके सोचने का विषय है। क्या हम इनके जागरूक हैं इन विषयों पर? हम बाकियों को जागरूक करते हैं। अभी अमेरिका के अंदर ट्रंप का इलेक्शन हुआ, रशिया में विरोध था। वो कम था, ज्यादा था, इतना था, लेकिन इतना पक्का है कि रशिया ने एक बहुत डिसीसिव रोल प्ले किया ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने। कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के डायमेंशन बदल रहे हैं। सारे देश के अंदर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चैनल, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से समाज के अंदर भेद खड़े किए जा रहे हैं। हमारे वैल्यू सिस्टम पर अटैक हो रहा है। मैं घर के अंदर था, बैठे बैठे मुझे उनकी 9वीं कक्षा की जो बेटी थी उसने मुझे एक पोस्ट दिखाई। मैंने उसके पिताजी को भी दिखाई। वो उसके अंदर लिखते हैं, वो बेटी को जो पोस्ट आई उसमें लिखा, उन्होंने अपने पिताजी को कहती है, पिताजी बड़े होकर मुझे राम जैसा पति नहीं चाहिए, नहीं तो मैं सीता की तरह अग्नि परीक्षा देती हूँ। फिर लिखा हुआ था, कृष्ण जैसा पति नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो मैं प्रतीक्षा में रहूंगी कि मेरी बारी कब आए। अब ये बातें आप सोच सकते हैं क्या कि जिस देश के अंदर, जिस देश की बेटी कृष्ण के साथ सोती थी, जिस देश के अंदर मीरा जैसी और देनिया थी, जिस देश के अंदर लोग कृष्ण के साथ जीवन जीते थे, उसने 8वीं, 9वीं, 10वीं की लड़की को क्या पोस्ट किया है?
कौन जनरेट कर रहा है, कौन भेज रहा है, इस एज के अंदर उसको किस प्रकार का टारगेट किया जा रहा है। देश के अंदर बहुत विषयों के ऊपर सोचने की, समझने की, जागरूक होने की क्या हो सकता है। विषयों की डायमेंशन बहुत है, उन सारे विषयों की चर्चा में करते करते वास्तव में हमको ये समझना पड़ेगा करना है। सबसे पहली बात जो समझने की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सीमा की सुरक्षा, ये केवल सरकार का विषय है, ये समाज का विषय बनना होगा और इसके लिए समाज के जागरूक और जिम्मेदार लोगों को पहल करनी पड़ेगी। विषयों को बारीकी से समझना, सोचना, उसका विश्लेषण करना। सब लोग सब विषयों पर काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विषयों के ऊपर मैं गहराई से अध्ययन करूंगा, चिंतन करूंगा, उसकी बारीकी में जाऊंगा। ऐसा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मैं अध्ययन करता हूं, मेरी कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मेरी बात का परिणाम होगा नहीं होगा, इसकी चिंता करने की जरूरत ये नहीं है। ये 130 करोड़ लोगों तक कोई एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, कोई 10-15 संस्थाएं नहीं पहुंच सकती, कोई 100-200 लोग नहीं पहुंच सकते। अगर पूरे देश के अंदर हमको इस काम को करना है तो देश के जागरूक जिम्मेदार लोगों को इस राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा सुरक्षा को अपना विषय मानकर उसके ऊपर काम करना प्रारंभ करें। हम सब लोग अपने अपने विषयों को तय कर सकते हैं क्या? उनमें से कुछ विषयों को अपना विषय मानकर उसकी बारीकियों में जा सकते हैं क्या? उसको काम करने वाले लोगों की टीम खड़ी कर सकते हैं। यहां से शुरुआत सरकार की ओर देखिए, केवल आर्टिकल लिखने वाले नहीं, विषयों को गहराई से समझने वाले लोग। दूसरी बात, ये जो सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये समाज का मूवमेंट बनना चाहिए, ये समाज का जन आंदोलन बनना चाहिए, ये समाज का विषय बनना चाहिए। ये केवल कुछ लोगों की गोष्ठियों का और इंडोर मीटिंगों का विषय नहीं बने। ये समाज का खोज है कि समाज को भी विषयों की समझ आनी चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में, गांव में, समाज के सामान्य लोगों के अंदर हम इन विषयों को पहुंचा सकते हैं क्या? उनको अवेयर कर सकते हैं क्या? वो सीमा में रहने वाला गांव का व्यक्ति जो है उसको किस किस प्रकार से सोच रहा है, ये सारी बातें उसको हम समझा सकते हैं। वो हमारा व्यापार करने वाला व्यापारी, उसको अपने देश की सुरक्षा में उसकी क्या भूमिका है? क्या इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को वो जहां पर है उस स्थान के ऊपर अपने देश की सुरक्षा के प्रति मुझे किस प्रकार से जागरूक होकर भूमिका अदा करनी है, क्या उसके लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं? वास्तव में किसी भी देश को तैयार करना है तो देश को प्रिपेयर करने का काम इस सरकारें नहीं, वहां समाज करता है। ये जो सुरक्षा है ये समाज का आंदोलन बनना चाहिए। समाज के जागरूक और जिम्मेदार लोग ऐसे जागृत समाज को साथ लेकर शासन और प्रशासन के तंत्र के साथ तालमेल बनाए, उनके साथ संपर्क संबंध बनाए और समाज के एक एक प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करें। ये जो सीमा चेतना मंच का जो काम है, वास्तव में यही काम है। 1985 से जो राजस्थान में प्रारंभ हुआ, अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत देरी से काम प्रारंभ हुआ है, लेकिन जिन स्थानों पर यह काम प्रारंभ हुआ है वास्तव में वहां हमने सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोग, समाज के जागरूक लोग, हमने समाज का शासन प्रशासन का तंत्र, सुरक्षा बल, सबका कोऑर्डिनेशन किया और उसके लिए हमने इस सीमा सुरक्षा को एक आंदोलन बना दिया, जिसके द्वारा हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि सीमा पे रहने वाला आदमी जागरूक हो, देशभक्त हो, समरस हो। सीमा पे रहने वाला समाज वो सुखी हो, उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वहां पर शासन प्रशासन सुरक्षा बलों के साथ उनका तालमेल। हर विषय पर ऐसा सोचने वाले ग्रुप खड़े करने पड़े, कैसे कैसे लोग भूमिका अदा करते हैं, क्या क्या उसका परिणाम आता है। मैं जिस डेमचौक गांव की चर्चा कर रहा था, हमने लद्दाख के हर बॉर्डर विलेज में अपना काम शुरू किया। जब पहली बार हम गए होते तो जाना आना बहुत कठिन था, ले से 3 दिन लगते थे उस गांव में पहुंचने में, लेकिन अपने गांव के काम का परिणाम क्या होता है, वो 80 घर का गांव, उससे 40 किलोमीटर पहले एक दूसरा गांव आता है। गांव का महत्व क्या है आप नक्शे में देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डेमचौक मिलेगा। सिंधु के इस तट पर डेमचौक है, आधी जमीन हमारे पास है, आधी चीन के कब्जे है। 62 उन्होंने कब्जा कर लिया। आप उस गांव के अंदर काम
हमने कुछ अरेंजमेंट किया, कुछ छोटी मोटी आजीविका का व्यवस्था कर रहे। आज से 4 साल पहले उस गांव के अंदर 1 अगस्त को 2012 के अंदर चाइना के सैनिक आए। आने के बाद उन्होंने उनको कहा दिस इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये हमारा क्लेम है, हमने आपके लिए घर बनाए, आप चाहें तो वहां जाके रह सकते हैं। लेकिन हम आपको एक वार्न कर रहे हैं कि इस बार आप स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम ये मत करिए। ये जो आप इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम करते हैं ये नहीं करना। अब आप कल्पना कीजिए सेना आ जाए, 80 घर का गांव आकर धमकी दे तो स्थिति क्या होगी। वो दौड़े दौड़े आईटीबीपी के पास। आईटीबीपी ने कहा कि थोड़ा संवेदनशील विषय, सेंसिटिव इशू है, थोड़ा आर्मी के पास जाना पड़ेगा। वो आर्मी के सीईओ के पास गए। सीईओ ने कहा जरा आगे बात करनी पड़ेगी, ब्रिगेड में बात करेंगे। जरा ब्रिगेड वालों ने कहा कि इशू बड़ा सेंसिटिव है, जरा कोर में करते हैं। कोर से करते करते उन्होंने कहा जरा कमांड में करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ये विषय बड़ा महत्व का है, जरा हम अपने हेडक्वार्टर में करते हैं। हेडक्वार्टर वालों ने कहा जरा मिनिस्ट्री का विषय है। और आगे में मिनिस्ट्री वालों ने कहा कि ये पीएमओ फैसला लेगा कि चाइना के साथ हमको क्या पॉलिसी करनी है। अब उस समय का पीएमओ कैसा था वो आपको पता है। और उनको एक सिंपल सी प्लेन 11 अगस्त को सलाह आ गई कि इस बार आप स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम स्थगित कर दो। वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट द टेंशंस विद चाइना। अब वो बेचारे टेलीफोन करने के लिए उनको ब्लॉक हेडक्वार्टर पे आना। आकर उन्होंने हमको फोन किया और आकर कहा कि ऐसे ऐसे स्थिति बन गई है, क्या करना। हमने कहा करना क्या है, स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम तो होना चाहिए, जो होगा देखेंगे। अधिक से अधिक क्या होगा, इस तिरंगे के लिए बहुत बलिदान दिए, बोल के हो सकता है 2-4 हो, लेकिन इसी से देश में एक सेंसिटिविटी तो खड़ी होगी, लोगों को ध्यान में तो आएगा। ले से अपने कार्यकर्ता ने हमने वहां भेजा और सबने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन कुछ देमचा गांव के लोगों ने वहां पर स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से किया। उस गांव के नौजवानों ने ट्रेन निकाली, तिरंगा फहराया और वहां पर अपना कार्यक्रम। ये सीमा पे रहने वाला समाज अगर जागरूक हो गया, देशभक्त हो गया, तो देश सुरक्षित होगा। लेकिन उसके लिए उनको लगना चाहिए कि बाकी देश का समाज हमारे साथ खड़ा है। ये ऐसे नहीं हुआ, इसलिए कॉन्टिन्यूस काम कर रहे हैं। हमारी चंडीगढ़ की एक यूनिट है, वो हर साल 20-25 लाख रुपए की सामग्री इकट्ठी करती है। पूरे जम्मू कश्मीर के सब बॉर्डर के हर गांव में जाते हैं। एक दिन एक स्कूल के अंदर बिताते हैं। वो स्कूल के बच्चों के साथ कार्यक्रम करते हैं। सुबह से शाम तक खेल कूद के, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, आर्ट कॉम्पिटिशन, बाद में उनको पुरस्कार देते हैं। 20-25 लाख रुपया हर साल इकट्ठा करते हैं। वो बैग इकट्ठे करते हैं, बाकी सब करते हैं, उनको बांटते हैं और वो उनको इनाम देते हैं। आज 5 साल में उन गांवों में उनका इतना संबंध बन गया कि किसी भी गांव के अंदर किसी का कोई सुख दुख होता है, कोई बीमार हो गया, वो चंडीगढ़ आ रहा है, तो वो इनको फोन करते हैं। उनको लगता है कि कोई अपना वहां पर बैठा है। वहां आने के बाद उनको लगता है ये भी हमारा घर है। वो सीमा पे रहने वाला जो समाज है, जो हर समय संकट में रहता है, क्या उसको ये लग सकता है क्या कि गुवाहाटी में, पटना में, कलकत्ता में मेरा कोई अपना बैठा है? ऐसा हो सकता है क्या? हर साल हम गुजरात के अंदर एक यात्रा करते हैं। पूरे बॉर्डर के अंदर मेडिकल कॉलेज के 20 ईयर के स्टूडेंट और डॉक्टर्स आते हैं। पहली बार हमने जब वो कार्यक्रम किया, 5 दिन का कार्यक्रम होता है। फर्स्ट डे जाने में लगता है, थोड़ा उनका प्रशिक्षण करते हैं, 3 दिन वो वहां रहते हैं। वहां रहने के बाद वो जो चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं करते हैं। जो ऐसे सीरियस पेशेंट होते हैं, सीरियस बीमारी होती है, उनको भी वो अपने मेडिकल कॉलेज में आने के लिए कहते हैं कि आप वहां आइए, वहां हम आपका इलाज करेंगे। 5वें दिन वापिस आते हैं, अनुभव सुनते हैं। उसने बताया, एक डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा मेरा 3 बार ट्रांसफर हुआ बॉर्डर के अंदर, मैंने हर बार चप्पलों से लाकर रुकवा दिया कि वहां कौन जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद लगा कि वास्तव में जरूरत है तो उनकी। उन्होंने कहा मैंने फैसला किया कि अगली बार मैं अपनी पोस्टिंग मांगूंगा। वो मेडिकल ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रारंभ के अंदर नए जो डॉक्टर बनते हैं ऐसे एरिया में भेजता, उनका उत्साह नहीं होता। लेकिन वो 5th ईयर के स्टूडेंट वहां जाने के बाद वो बॉर्डर की स्थिति देखकर उनको लगता है हमारी पहली पोस्टिंग होगी तो हम वहां आकर उन लोगों के लिए खूब मन से काम करें। समाज के अंदर ये सेंसिटिविटी खड़ी की जा सकती है। वास्तव के अंदर समाज के अंदर ये राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सीमा की सुरक्षा एक बड़ा आंदोलन बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को सोचना है कि भगवान ने जो मेरी योग्यता प्रतिभा दी है, क्या इसका प्रयोग देश के लिए हो सकता है? मैं क्या कर
भट्टी ग्रुप चलाता है, उनकी पत्नी है सविता भट्टी। उनसे हमारा संपर्क हो गया और उन्होंने कहा कि साल में 4 दिन मेरे ही चाहिए। अब वो 4 दिन बॉर्डर्स के ऊपर जाती हैं, वहां सुरक्षा बलों समाज के बीच में कार्यक्रम करती है। एक एक कार्यक्रम की एक एक दिन की उनकी 1.5-2 लाख रुपए की फीस है, लेकिन वो निःशुल्क करती है। वहां के लोगों को भी लगता है कि अच्छा हमारे बीच में कोई आ रहा है, उनका भी उत्साह है। वो सुरक्षा बल का व्यक्ति भी जो बैठा उसको लगता है कि हमारे बारे में भी कोई सोचता है कि हंस तो लेते हैं हम। देश के अंदर ये जो देश की सुरक्षा है ये एक बड़ा आंदोलन रहा। सीमा में रहने वाले समाज के सारे प्रश्नों का समाधान हो सकता है अगर देश ने इन सीमाओं की ओर सोचना शुरू कर दिया। आज समाज सीमाओं से निकलकर अंदर की ओर आ रहा है, क्या देश सीमाओं की ओर बढ़ेगा? क्या देश के अंदर बॉर्डर टूरिज्म खड़ा किया जा सकता है? क्या साल में एक बार हम बॉर्डर जरूर रोक रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं? क्या सीमा पर ऐसे तीर्थ विकसित कर सकते हैं क्या कि जिन तीर्थों के अंदर हम साल में एक मेला लगाएंगे? अपने गुवाहाटी के अंदर हर क्षेत्र के लिए काम करने वाले लोग खड़े कर सकते हैं क्या? सारे देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा एक बड़ा आंदोलन बने, हम सब लोग जागरूक हों, इसको अपना विषय माने, सब लोग किसी ना किसी विषय पर अध्ययन करना शुरू करें, समाज में इस जागरूकता को बढ़ावा दें, समाज को इस काम के साथ जोड़ें। और समाज को जोड़ते हुए इस देश के अंदर अगर हम 3 काम करने में कामयाब हो गए कि सीमा पे रहने वाला समाज जागरूक हो गया, संगठित हो गया, देशभक्त हो गया, उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, हमारा जो तंत्र है वो चुस्त दुरुस्त हो गया और वो समाज का जो तंत्र है वो अपनी भूमिका को निभाने वाला बन गया और पूरा का पूरा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समाज का जिम्मेदार व्यक्ति अपनी भूमिका को समझकर उसका निर्वाह करना प्रारंभ कर देगा। ये तीनों मिल जाएंगे तो अपने देश की इस सुरक्षा को हम सुरक्षित कर देंगे। तभी इस देश के अंदर इन विषयों की बड़ी जागरूकता है। पहला सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ, पश्चिम के अंदर वहां के छोटे छोटे राजा मुकाबला नहीं कर पाए। चाणक्य ने देखा देश में ताकत और मगध का साम्राज्य है, राजा निकलना है, वो राजा बदला। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में आज के पेशावर में जाकर उन्होंने सेल्यूकस की सेनाओं को परास्त किया। उस कालखंड के अंदर मगध साम्राज्य ने श्रीनगर में अपना स्थायी मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया। ये श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। सीमा में रहने वाली जनसंख्या कैसी थी? ये पूरी सीमा के ऊपर जो जनसंख्या थी वो यमनों की होगी, बैक्टीरियंस की हो गई, वो और ग्रीक्स की होगी। पुष्यमित्र ने आक्रमण किया, पूरे उत्तर पश्चिम के अंदर उसने उन सब ग्रीक और बैक्टीरियंस को निकाल दिया। जो बचे उनको अपने समाज में आत्मसात किया। हमारे देश में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, लेकिन इस देश के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल रही, समाज सक्रिय रहा, समाज जागरूक रहा, समाज के नेतृत्व ने अपनी भूमिका अदा की। वो शक, हूण, कुषाण, यवन जितने आए सबको हमने अपने में हजम कर लिया, सबको अपने बना दिया, सबको अपने देश की संस्कृति के मूल प्रवाह में ला दिया। आज इस देश के अंदर एक बार दोबारा से समाज में एक प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति, जागरूक समाज का नेतृत्व और समाज पर सीमावर्ती समाज तीनों मिलकर क्या हम अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करके वहां के जनसांख्यिकी के चरित्र को अपनी संस्कृति का मानने वाला बनाने के लिए सारे देश में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे? क्या ये आज के समय में बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती का उत्तर हम सबको देना है। और इस चुनौती के उत्तर देने के लिए कौन क्या करेगा इसका प्रश्न दूसरों से ना करते रहे, हम सब लोग क्या क्या भूमिका अदा करेंगे ऐसा विचार करते हुए अपना अपना निश्चय और संकल्प करके इस समाज के अंदर, इस